सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं और इस वीडियो को बनाने में हो सकता है 1 घंटा या 1.5 घंटे टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, अभी आपका नॉलेज जिस लेवल पे है, वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर है कि आपके नॉलेज या आपके पास कुछ ऐसी जानकारी मिलेगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी आप जिस लेवल पे हैं नॉलेज के, और वीडियो देखने के बाद क्या आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पड़ा तो हमको बताइएगा कमेंट करके। और देखिए इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूँगा, टॉपिक भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पहले यात्री का विवरण पढ़ेंगे, प्राचीन भारत जितने भी यात्री आया। फिर इसमें प्राचीन भारत का जो सोर्स है, चाहे वो साहित्यिक स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत, को पूरा मैं कवर करूँगा। सारा जितना भी सोर्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें जो क्या कहते हैं आपका, हाँ, साहित्यिक स्रोत में जितना भी है इसमें फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को भी कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल में जो चीज़ें हुआ उसको। फिर मगध एम्पायर, सॉरी, जैन और बौद्ध धर्म को काफ़ी डिटेल्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जैन बौद्ध धर्म कर लेंगे। फिर जो है आपका महाजनपद के बारे में, जितना भी महाजनपद 16 के बारे में जिक्र करेंगे। फिर मगध साम्राज्य को काफ़ी अच्छे से, हर्यक वंश जो भी मौर्य वंश के बारे में, अशोक, फिर सातवाहन वंश भी कवर करेंगे, गुप्त काल को कवर करेंगे, हर्षवर्धन के काल को भी काफ़ी अच्छे से कैसे कैसे क्या हुआ है वो भी। देन फिर यहाँ पे जो साउथ में जो कुछ राज्य हैं, जैसे कि चालुक्य है या राष्ट्रकूट है, पल्लव है, उसको भी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चोल साम्राज्य, और अंतिम में पाल वंश जो पूर्वी भारत में स्थापित होता है, इस वंश को भी देखेंगे। तो मेरा सिंपल सा एक चीज़ ये कहना है वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप अपने ज़िंदगी का, अगर हमको 70 से 80 मिनट देते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा 4 या 5 जो भी, तो इसी के रेंज में रहेगा, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, आपको अधिक भटकना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, हमारी चूँकि स्पीड कम है बोलने की, आप इसको 1.5 या 2 के स्पीड में बढ़ाकर आराम से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक चीज़ और, इसके पहले लगभग 20 लेक्चर 69 बीपीएससी पीटी का बन चुका है, ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए काफ़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाया हूँ, अलग अलग सोर्स है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड है, या जितने भी बुक्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेके बनाया हूँ। एक बार देखें, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। यस, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, चूँकि ये पूरा का पूरा नोट्स हैंड रिटन है और ऑलरेडी डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ वही चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जो इसमें नहीं होगा। बाकी जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा आपका ध्यान वहाँ आना चाहिए, और बस उसको एक बार मेमोराइज करने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि इसमें हो सकता है आप बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ नहीं भी पढ़े होंगे। तो आइए सबसे पहले जितना भी ट्रेवलर्स या यात्री हमारे देश आया है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो यूनान के जो यात्री आया, सबसे पहले टेसियस है, ये ईरान का राजवैद्य था, बस इतना ध्यान रखना। इसका विवरण उतना विश्वास योग्य नहीं है। फिर हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्टोरिकल किताब लिखा है। भारत फारस मतलब ईरान का संबंध का जिक्र है, और ये लगभग 500 BC के इसमें विवरण है। सिकंदर जब आक्रमण किया उसके साथ जो आया कुछ कुछ यात्री, निर्याकस, ठीक ना, आनेसिक्रिटस और एक है आरिस्टोबुलस, ये 3 यात्री का आप नाम याद रखेंगे। फिर मेगानेस्तीज फेलुकस का राजदूत था, इंडिका लिखा है किताब, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ठीक ना। बाकी डायमेकस सीरिया के आंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। सिकंदर का राजदूत था सेल्यूकस निकोटर, निकोटर का राजदूत था मेगानेस्तीज, ये क्रम याद रखिएगा। डायनोसियस मिस्र के टोलमी फिलेडस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखता है, 1st सेंचुरी का इसमें जिक्र है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसके कोई लेखक नहीं, लेकिन हाँ न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है कि कोई एक समुद्री लेखक इसके कोई लेकिन हाँ एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। 880 ईस्वी के आसपास की जानकारी यहाँ मिलती है। टोलमी भारत का भूगोल लिखता है, 2वीं शताब्दी का इसमें जो है ना बहुत कुछ मिलता है अपने को। चीन का यात्री का नाम है फाहियान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, किताब का नाम है द ट्रेवलर्स ऑफ फाहियान। उसके बाद आया संयुगन नाम का एक चीन का यात्री। फिर आता है वेनसान, ठीक ना, हर्षवर्धन के दरबार में। सीयू की किताब का नाम है पाश्चात्य संसार का लेख, इसका हिंदी में कहते हैं किताब को। 138 देशों का विवरण है, नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ अच्छे से ही विवरण करता है। इत्सिंग आया 700 AD में, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन इसके चीज़ों से मिलता है।
एक तिब्बत यात्री 2 हैं, एक का नाम है तारानाथ, ये बौद्ध का इतिहास लिखे हुए हैं, और एक धर्म स्वामी है, चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ अरब के लेखक अल मसूदी, ये इसका किताब का नाम है मुल्क उल हजाब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और शासक का अगर नाम याद रखना है तो मिहिर भोज शासक, ठीक। अल ब्रूनी, ये ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी के साथ आया। किताब उल हिंद या भारत की खोज इसने लिखा है, और भारत के लगभग सभी सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक, जितना भी भारत में रीति रिवाज है सबके बारे में यहाँ जो नॉलेज मिलता है। मार्को पोलो इटली से आया, ये पांड्य के शासक के मतलब कि शासनकाल में आया था। इन बतूता, ठीक, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, एक काजी इसको नियुक्त किया एमबीटी ने, ठीक। मोरक्को से आया, रिहला नाम का किताब लिखा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विजयनगर के साम्राज्य में जो यात्री आए हैं, बीपीएससी कई बार पूछता है, निकोलो कोंटी देवराज द्वितीय के दरबार में, अब्दुल रज्जाक भारत से आया देवराज द्वितीय के दरबार में, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में, बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में, नुनिजा ये पुर्तगाल से आया, ये अच्युत राय के दरबार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर भारत के अगर हम सोर्स की हम बात करें तो 2 तरह का सोर्स अपने पास अवेलेबल है। एक तो लिटरेचर या साहित्यिक स्रोत है, इसमें भी 2 है, कुछ धार्मिक है, कुछ गैर धार्मिक है। पुरातात्विक में क्या क्या अपने पास अभिलेख है, सिक्के हैं, मृतभांड है, और भी कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। तो अभिलेख की जहाँ तक बात है, अगर देखा जाए, एक बोगज गोई अभिलेख है, 1420 का है, ये इसको एशिया का माइंडर भी कहा जाता है। इसमें वैदिक देवताओं का जिक्र है। सर्वप्रथम अभिलेख ईरान के डेरियस ने लिखने का काम किया। पूरे वर्ल्ड के लेवल बात किया जाए, पिपरहवा लेख लगभग 500 BC का है। भारत का पहला अभिलेख इसको माना जाता है, जो ब्राह्मी और प्रकृति में महापरिणाम का इसमें वर्णन है। मौर्य का अभिलेख की अगर बात करें तो यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन पूछा, सहगौड़ा अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त का है, और कहाँ से मिला, यूपी से। इसमें अकाल से बचने का प्रयास का जिक्र है। महास्थान अभिलेख भी बांग्लादेश में, यहाँ भी अकाल से बचने का, उसमें जो अकाल पड़ा था उसमें कैसे बचा जाए इसके बारे में वर्णन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना, इतना अंदर जाके। अशोक का अभिलेख कुछ देखिए, कुछ शिलालेख है उसका, कुछ स्तंभ लेख है, कुछ गुहा लेख है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो शिलालेख है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए कि शाहबाजगढ़ी कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में है, मानफेरा पाकिस्तान के हाजरा में है, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका ये कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है, गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में, धौली उड़ीसा के पुरी में है, गौजर आप उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, एडोगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है, सोपड़ा ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। तो ये सब मैचिंग कई बार पूछ चुका। बाकी जो भी अभिलेख में क्या बात, पहला बात जीव हत्या पर रोक लगाई है, चिकित्सा का वर्णन है, राजू की नियुक्ति है, धर्मघोष का वर्णन है, महामात की नियुक्ति का है, कलिंग विजय, ठीक है, 13वें में, और क्षमा याचना 14वें में। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें ना फैक्चुअल है, पूछता है। देखिए महत्वपूर्ण जो लघु अगर छोटा अगर देखा जाए फिलहाल, एक तो मास्की कर्नाटक में, गुजरात मध्य प्रदेश में, बैराट राजस्थान में, नेट्टूर मैसूर में, सफाराम बिहार में, और उडेगोलन कर्नाटका में। मास्की, गुजरात, नेट्टूर और उडेगोलन में अशोक नाम का जिक्र मिलता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कुछ जो लघु शिलालेख है, सांची मध्य प्रदेश में है, राजस्थान सारनाथ यूपी में है, और रुमनदेही सबसे छोटा है, ध्यान रखें, नेपाल में। बाकी कौशाम्बी यूपी में इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, और निगलिवा या निगाली सागर अभिलेख कहाँ मिला है, कहाँ है, नेपाल में है। कुछ कुछ जो पहाड़ को काट के कुछ गुफा बनाया गया, जिसे अशोक ने बराबर की पहाड़ी बिहार में है, विश्व झोपड़ी और सुदामा बनाया, और एक कर्ण चौपाट भी बनाया है। तो सुदामा और चौपाट ये आजीवक संप्रदाय हेतु था, ठीक। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी बिहार में ही है, 3 गुहा बनाया, गोपी, लोमर्सी और वडथिका, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अब देखिए मौर्यत्न कालीन जब अभिलेख जब हम बात करते हैं तो पहला आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करने की चर्चा का जिक्र है। अब देखिए सुदर्शन झील के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। पहली बार इसका निर्माण जो हुआ था पुष्यगुप्त ने किया था। ये किसके प्रांतपति था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। रिपेयरिंग देखिए किसने किया, अशोक के शासनकाल में तुषाप नाम का आदमी एक करता है, प्रांतपति है। मरम्मत फिर कौन कराया, रुद्रदामन के शासनकाल में सुविशाख नाम का एक आदमी इसका रिपेयरिंग कराता है। मरम्मत फिर हुआ स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त ने किया। ये लोग एक्चुअल कार्य करता है, बाकी सब शासक हैं, तो शासक का भी नाम याद रखेंगे, चीज़ें बेहतर होगा। देखिए एक बेफ नगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। ये क्या है, यूनानी राजा एंटीआलिटियस के राजदूत हेडियोडोरस द्वारा ये निर्मित किया गया। इसमें भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये जो है ना शुंग वंश के दरबार में आया था ये। उसमें भागभद्र नाम का एक आदमी यहाँ शासक सकता है, पूछ सकता है। धनदेव का अभिलेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। नागनिका का नाना घाट लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गौतमी बालकृष्ण जो सातवाहन शासक
के बारे का लिखा गया है, और इसमें पहली बार भूमिदान का उल्लेख इंडिया में इसी अभिलेख में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं गुप्त काल के समय जो अभिलेख जो लिखा गया, जो बनाया गया। हरिफैन की प्रयाग पर स्थित समुद्रगुप्त की विजयता का वर्णन किया गया है। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का है। अफगन गुप्त का जूनागढ़ हुन आक्रमण की चर्चा मिलती है। अश्विन गुप्त का भित्री अभिलेख यूपी में है, और भानु का एरन अभिलेख यहाँ पे पहली बार सती प्रथा का जिक्र 510 एडी में किया गया है। अब आते हैं कुछ स्तूप के बारे में। देखिए सांची मध्य प्रदेश में, धमराजिका उत्तर प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, ये सब अशोक बनाया है। भरूच मध्य प्रदेश में पुष्यमित्र सोंग द्वारा निर्मित किया गया, भरूच का मध्य प्रदेश में जो है। प्रमुख गुफा देखिए, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश मिला है। विंध्याचल की पहाड़ी पर नर्मदा, इससे बगल से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। B.S. वांकांकर ने चित्रों को पहली बार इसमें खोजा था। यूपीएससी को फन पूछ चुका है। ये जो भी कंटेंट आपको दिख रहा होगा ये यूपीएससी लेवल का है, जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक होती है, तो नितिन सिंघानिया सर की है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो वहीं से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। अजंता की गुफा देखिए मध्य प्रदेश में, इसमें क्या है, मौर्य, शुंग और गुप्त काल में निर्मित हुआ अजंता की गुफा। 29 जो है आपका इसमें गुफा है, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ दिया, बीपीएससी पूछ सकता है। 24 गुफा है, 24 महायान से संबंधित है, और 6 हीनयान से। देखिए महायान हीनयान आगे बताएंगे हम, बौद्ध धर्म के आगे जो है ना उसका शाखा था। अगला है एलोरा का गुफा, इसमें 32 गुफाएं हैं। इसमें तीनों धर्म के, हिंदू, बौद्ध, जैन, और यहाँ एक कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट ने निर्माण इसी में कराया है। नेक्स्ट बादामी गुफा कर्नाटक में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में। मैचिंग में पूछ सकता है। मूर्ति कला के संबंध में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है। मूर्ति कला का 3 शैली हमारे देश में मेनली देखने को आगे जाके मिलता है। एक है मथुरा शैली, ये स्वदेशी शैली है, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सब की मूर्ति बनी है। मेनली कुषाण शासक ने इसको क्या किया, शुरू किया। गंधार शैली में विदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो कि आपका पश्चिम में था। ग्रीक इसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। पेशावर और अफगानिस्तान में इसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिलती, सिर्फ बौद्ध धर्म की। गंधार शैली से फिर बौद्ध, और कुषाण से बौद्ध, जैन आपको तीनों धर्म का मिलता है। अमरावती में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिलती है, सातवाहन शासकों के समय चला था। देखिए मंदिर निर्माण की कुछ शैली है हमारे देश में, 3 शैली है, नागर, द्रविड़, बेसर। नागर नॉर्थ भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत, और बेसर बीच में है। तो बीच में इधर साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, और बीच में कौन सा है, बेसर। नागर शैली देखिए मुख्य उत्तर भारत में है। यहाँ पंचायतन मंदिर का मुख्य देवता, मतलब पंचायतन मंदिर है, मतलब कि मुख्य देवता बीच में होता है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मेन देवता हो गया। गर्भगृह है, इसमें इसी में प्रमुख देवता रहते हैं, और यहाँ मंडप को प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहाँ, उत्तर भारत के मंदिरों में। द्रविड़ शैली में क्या है, यहाँ पे गोपुरम बंद है, बड़ी हिमालय की ऐसा करके कोई यहाँ मंदिर है, सॉरी यहाँ वाले मंदिर है, एकदम लंबा सा यहाँ पे गोपुरम, साउथ बिहार के मंदिरों में होता है, ये प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। कई बार इस बार नहीं 66 या 65 में पूछा गोपुरम क्या था। नरसिंह वर्मन ने रथ मंदिर बनाए, आगे डिस्कस करेंगे। बिदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज ने किया है, चोल वंश का है, और गंगा कोंटुलम राजेंद्र प्रथम ने किया है। और ये कुछ मृतभान के बारे में कुछ मैचिंग पूछेगा। देखिए काले और लाल रंग के पाषाण काल में चलते थे, गौरी के रंग का आपका हड़प्पा में, चित्रित धूसर उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर काली पॉलिश्ड ये मौर्य काल का। ये मैचिंग यूपीएससी भी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्टेमेटिक कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के सिक्के को फतनाम या निष्क पूछा जाता है। निष्क क्या है, एक सिक्का है, ठीक है, ध्यान रखिए। और मौर्य काल में कुछ सिक्के का नाम याद रखिए। स्वर्ण सिक्का, इसको निष्क या सुवर्ण कहा गया। चांदी को पन, कर, शासन या शतमान भी कहा गया। तांबा मासक या कारनान को कहा जाता था, ठीक है, मतलब इसका नाम था इस सब का। गुप्त काल में स्वर्ण को दिनार कहा गया, चांदी को रूपक कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं कुछ साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत में हमारे देश में सबसे पहले क्या है, वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आर्णक है, फिर उपनिषद लिखा गया, फिर वेदांग लिखा गया, फिर उपवेद, फिर पुराण, फिर स्मृति। ऐसे क्रम पूछ सकता है, यूपीएससी पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन। देखिए मेरा बस प्रयास ये है कि रिविजन करने का मतलब है कि उस लेवल का करें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी तो चीज़ें एमसीक्यू बेसिस पे तो बहुत जगह आप लोग देखते हो, लेकिन हाँ चलो इस तरह की चीज़ें पढ़ें तो क्वेश्चन एग्जाम में हिट करेगा। बाकी 4 तरह का वेद है, ऋग्वेद है, इसमें मंत्र का संग्रह है, 10 मंडल है, 1228 सूक्त है, ध्यान रखिएगा। 2 से लेकर 90 मंडल सबसे पुराना है, 1 और 10वां मंडल सबसे नया है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, चौथे में कृषि पर चर्चा है, 7वें में दफरा युद्ध का चर्चा है, 9वें में सौमंडल का चर्चा है, और 10वें में पुरुष सूक्त। यहीं से वर्ण व्यवस्था का जो इसी से निकल के आ रहा है। सामवेद ये गाने का है गीत। यजुर्वेद आपका यज्ञ विधि विधान का इसमें वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना ताबीज का जिक्र, इसमें 20 मंडल है। ओके, बाकी ये ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको डिटेल से करता हूँ।
इसकी रचना वेदों के बाद हुई। इसमें प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक वेद से ही संबंधित है। जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक भाग है आर्णक। ये जो है ना ग्रंथ वनों में निवास सन्यासी के मार्गदर्शन के लिखा गया था। ये भी पूछ चुका है आर्णक का क्या मतलब है। उपनिषद आर्णक में जिस दार्शनिक विचारधारा व यज्ञ का अग व बलि का विरोध है हम पाते, उन्हीं का एक बड़ा रूप है इसमें उपनिषद में। आर्णक के ही बातों को आगे बढ़ाया गया। ठीक, इसमें जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म क्या है, इस सब का जिक्र उपनिषद में दिया गया। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। वेदांग क्या है, अंतिम भाग को वेदांग कहा गया। अब इसमें ये जो टेबल दिख रहा होगा इसको आप याद करें। देखिए ये वेद है, इसको लिखने वाले ये पुरोहित हैं। अब ये फिर भी उपवेद है, इसका उपवेद है, फिर इसके उपवेद का रचनाकार हैं, फिर इसमें ब्राह्मण ग्रंथ इस वेद में कौन सा है, इसमें उपनिषद कौन है, वो है। एक क्रम बताने में कोशिश कर। देखिए ऋग्वेद कौन लिखे, इसको पुरोहित कौन थे, होत्री या होता। उपवेद था इसका आयुर्वेद, ठीक ना। इसका रचना कौन है, धनवंतरी, ठीक ना। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय और कौशितकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषद क्या है, ऐतरेय और कौशितकी, मतलब सेम है यहाँ पे। सामवेद उगदाता इसके पुरोहित को कहा जाता है। गंधर्व वेद उपवेद है, भरत मुनि ने लिखा है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें छांदोग्य और केन नाम का इसमें 2 आपका उपनिषद आपको पढ़ना है। यजुर्वेद के कौन है पुरोहित, अधर्वयु, ठीक ना। और धनुर्वेद इसको लिखा है विश्वामित्र जो है इसके रचनाकार हैं। और इसमें कौन है, तैत्तिरीय और शतपथ, ये पूछा है। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का। फिर यहाँ पे तैत्तिरीय है, मैत्रेयनी है, कठोपनिषद और श्वेताश्वर इसके उपनिषद है। अथर्ववेद में जब आइएगा तो ब्रह्मा इसके पुरोहित है। शिल्पवेद ने लिखा है, विश्वकर्मा इसके रचनाकार है शिल्पवेद के। गोपथ ये भी पूछेगा, गोपथ किसका है, अथर्ववेद का। और इसमें जो उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं महाकाव्य। देखिए महाभारत जो है ना उतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ महाभारत लिखने में लगभग 1000 साल लिखा है। कोई निश्चित नहीं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में ही लिखा, ओल्ड नहीं हुआ एनसीईआरटी में। गुप्त काल तक लिखने का काम चला। इसमें 1 लाख श्लोक या पद है। रामायण जो है लगभग 500 BC से लेके 1200 AD तक 5 चरणों में लिखा गया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। पुराण देखिए महाकाव्य के बाद लिखा गया है, अर्थात गुप्त काल के बाद लिखी गई 18 पुराण है। संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। विष्णु के 10 अवतार, पहला मत्स्य, दूसरा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का अवतार होने वाला है, मतलब ऐसा कहा जाता है किताब में। देखिए 6 दर्शन था उस समय हमारे देश में इस काल में। न्याय, तर्क पर बल दिया, गौतम इसके प्रवर्तक थे। सांख्य, ईश्वर पर विश्वास नहीं, ज्ञान प्राप्ति बल दिया, कपिल ने किया था, कपिल ने, ठीक ना। योग, इसमें व्यायाम की बात था पतंजलि ऋषि ने, ठीक ना। वैशेषिक ये एग्जाम में पूछ चुका है। ब्रह्मांड 5 पदार्थ से मिलकर बना, आग, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। और यहीं से एटॉमिक थ्योरी ऑफ परमाणु सिद्धांत का, और महर्षि कनाद ने दिया था इसको। मीमांसा, वेद शाश्वत या सत्य है, ये बात कहता है। तर्कपूर्ण करो, चिंतन करो और विवेचन करो, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कान है बदरायन, ये ध्यान रखिएगा, बदरायन। अब देखिए बौद्ध साहित्य में जब आइएगा तो सबसे पहले जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं क्या है, बौद्ध जन्म से पहले की कहानी कही जाती है। बुद्ध समकालीन राजा और राज का नाम इसमें मिलता है। महाकाव्य, दीपवंश और महावंश, ये सिंहली साहित्य या श्रीलंका का साहित्य है, दीपवंश और महावंश। त्रिपिटक जो 3 किताब लिखा गया है, तो उसमें जो है ना अपने को बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी त्रिपिटक के बारे में आगे इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अगर देखा जाए C14 कार्बन 14 डेटिंग आधार पर जो खोजा गया, उसमें समय काल जो है ना 2300 BC से लेकर 1700 BC बताया गया है। हाँ लेकिन ये लगभग, लेकिन हाँ किताब में यही दिया है, इसमें वही लिया हूँ। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई का काम हुआ। जॉन मार्शल प्रथम नाम इसको सिंधु सभ्यता दिया था। एम ह्यूलर और गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा का उदय मेसोपोटामिया से बताया है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हड़प्पा क्या है, रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर है, पाकिस्तान में वर्तमान में है। यहाँ पे उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, R30 समाधि मिला है, और शंख का बना बैल मिला। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया है। मोहनजोदड़ो मृतक किला भी इसको कहा जाता है, सिंधु नदी के दाएं तट पे पाकिस्तान में है। यहाँ बृहस्पनागार मिला है, अन्नागार मिला है, नृत्य करती नारी की कांस्य मूर्ति मिला है, योगी पुजारी की मूर्ति मिला है, एक फिरंगी मुद्राएं मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति मिला है। राखाल दास ने इसका खोज किया, सब पढ़े ही होंगे, ठीक ना। कालीबंगन नदी घंगर पर है, राजस्थान। कच्ची पक्की ईंट का यहाँ मिलता है सबूत। जुते हुए खेत मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूकंप के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। अग्निकुंड यहाँ का साक्ष्य मिलता है। अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है। सेलखरी मिट्टी के मुहरा मिली, और लकड़ी से बनी नालियाँ का यहाँ पे जिक्र मिलता है। और यहाँ घोड़े के अस्थि पंजर भी मिला है।
धौलावीरा कच्छ गुजरात में लू नदी के पास में है। ये एक आयताकार या रेक्टेंगल सिटी था और बाकी सारे हड़प्पा शहरों से अलग ये इस प्रकार से है कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। इसमें एक तो किला या दुर्ग था, मध्य वाला भी शहर था, पार्ट और निचला वाला भी था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सबसे उन्नत जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट था। ये 2021 या 22 का यूपीएससी पीटी का प्रश्न है। ओके। और यहाँ स्टेडियम या खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में घोड़े की हड्डी मिला है। अग्निकुंड यहाँ भी है। यहाँ कुछ बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी मिला है। और कब्रिस्तान से कलश यहाँ प्राप्त हुआ है। रोपर सतलज नदी पर बाएं तट पर है, पंजाब में। ठीक। सेलखरी की मुहरियाँ मिली है। मनुष्य के साथ पालती कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य है। बनावली रंगोई नदी हरियाणा में। सिंधु सभ्यता के 3 स्तर 3 लेयर है यहाँ पे। 3 लेयर से कि जब खुदाई होता है ना तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर वाला ये है। ठीक ना। लाजवर्द एक तरह का पत्थर था और कार्नेल के यहाँ मनके बने हैं। ठीक। हल की आकृति के खिलौना मिला है। जौ तिल सरसों का यहाँ खेती का साक्ष्य मिला है। लोथल नदी का नाम याद रखिएगा, भोगवा गुजरात। बंदरगाह है यहाँ पे, गोदीवाड़ा भी है। फारस की यहाँ पे मुद्राएं मिली है। 3 युग समाधि यहाँ पे। धान की भूसी मिला है और मनके का कारखाना। और यहाँ भी घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। चौहंद्रो सिंधु नदी पाकिस्तान में, किनारे पाकिस्तान में है। मनके का कारखाना यहाँ भी है। वक्राकार ईंट यहाँ पाया गया है। ठीक। लिपस्टिक अलंकृत हाथी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह है यहाँ पे। ये किला नहीं था, अर्थात यहाँ पे किला नहीं था, ये दुर्गीकृत नहीं था ये चौहंद्रो का शहर। ठीक ना। अब कुछ और फैक्ट जो हड़प्पा को आपको जानना चाहिए, स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा। पहली बार कपास की खेती यहीं हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक ना। पासाई लोग खेलते थे। यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ पूजा का साक्ष्य मिला है। मूर्ति पूजा था लेकिन मंदिर नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। लोहे का ज्ञान नहीं था। सोने चांदी तांबा काफा का ज्ञान था। टेराकोटा आग से पकी मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं। पशु या पक्षी की शारीरिक मूर्ति यहाँ मिला है। और यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। अब चलते हैं वैदिक काल के, जहाँ तक 2 पार्ट में इसको बांट कर हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, लगभग इसमें 1000 साल के इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो आर्यों के, चूंकि ये लोग आर्य लोग थे, आर्य का मूल निवास कहाँ था ये विद्वानों में काफ़ी मतभेद का विषय है। तो मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मुलर नाम का एक विद्वान कहता है। उत्तरी ध्रुव से आए थे, बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं। तिब्बत से आए थे, ये दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। हिमालय से आए थे, LD कल बोलते हैं। जर्मनी से आए थे, हर्ट और पेनका बोलते हैं। और हंगरी से आए थे, काइल्स नाम का एक विद्वान बोलते हैं। ठीक ना। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बनाया गया। इसको नदी तमा, देवी तमा और माते तमा भी कहा गया है। सिंधु का सर्वाधिक नाम लिया गया है। ठीक ना। और परावत अरब सागर को कहा गया इस काल में। अब उपनिषद का गुरु और शिष्य के पास बैठने से मतलब था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ उपनिषद है, जैसे कि श्वेताश्वर है, मोक्ष का पहला उल्लेख यही मिलता है। बृहदारण्य है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का इसमें संवाद लिया है। छांदोग्योपनिषद, ये 3 आश्रम का यहाँ वर्णन किया गया। जवालोनोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का प्रेम प्रसंग है। ये भी कई बार इसे करके पूछ लेता है। कुछ और फैक्ट। सभा जो है कुलीन और वृद्ध की संस्था थी और समिति आम लोगों की संस्था थी वैदिक काल में। पृथ्वी, अग्नि और सोम यहाँ के इस समय के प्रमुख देवता थे। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जैन और बौद्ध धर्म पे। देखिए जैन धर्म में जो पहली बात ये है कि जो महावीर हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ। मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ। इनका जो जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। माता का नाम त्रिछला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली जो प्रथम शिष्य बने। बचपन का नाम वर्धमान। प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। 12 साल की तपस्या की। नदी का नाम ऋजुपालिका नदी। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। क्या हुआ जब ज्ञान की प्राप्ति हो? क्या काल है? जिन या विजेता काल है। अरहत या पूज्य कहलाए। निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। इनका त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। एक क्वेश्चन पूछ चुका बीपीएससी। इनका सिद्धांत है 5 व्रत, अहिंसा,
सत्य वचन बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति मत रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। 5 व्रत ये ध्यान रखेगा। आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। सियादवाद इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, अनेकवाद भी इन्हीं का है, ठीक है, अनेकांतवाद सॉरी। विभाजन हुआ इसमें श्वेतांबर और स्थूलभद्र, श्वेतांबर बटा और दिगंबर बटा। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र और कम कठोर जीवन बिताते थे। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में ये नग्न रहते थे और कठोर जीवन बिताते थे, ठीक। सभा जो जैन धर्म से समय 2 है, एक तो पाटलिपुत्र में पहला हुआ स्थूलभद्र के समय में, और प्रथम सभा हुआ ये, और यहीं पे श्वेतांबर और दिगंबर बट गए थे। बल्लभी गुजरात में दूसरा हुआ, देवर दिग्नी अध्यक्ष थे, और यहाँ पे द्वितीय सभा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वितीय सभा कहाँ हुआ है। मोक्ष की जहाँ तक बात है इस जैन धर्म में, आश्रव जीव का कर्म की ओर आकर्षण, जो जीव जो है इंसान कर्म की ओर जब आकर्षण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आश्रव। संवर क्या है, जीव का कर्म से पूरी तरह मोह भंग हो जाना। निर्जरा क्या है, विद्वान कर्म का क्षय होना। संथारा या संलेखना क्या है, जीवन को कठोर तप से समाप्त करना। जैन धर्म के जो ऋषि मुनि होते हैं इसी विधि से जो है ना अपना जीवन को समाप्त करते हैं। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। अब आते हैं बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 बीसी में, जगह का नाम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल, यहीं फिर रोमन देवी अभिलेख मिला है, ठीक ना। शाक्य कुल के थे, मृत्यु 483 बीसी में, कुशीनगर यूपी में 80 साल तक जिंदा रहे। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। इनके पालनकर्ता कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यही जो है ना पालन पोषण किए। अब आते हैं महात्मा बुद्ध जो है ना कपिल वस्तु की ओर सैर पर जब निकले तो उनके घोड़े का नाम कत्थक या कंटक है, ठीक ना। सारथी जो घोड़े का नाम था छंदक या चन्ना, ठीक ना। 4 दृश्य देखे जब बाहर ये निकले, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। बाकी मैं इसको कहानी नहीं बता रहा हूँ कैसे घर से बाहर निकले कैसे, बस खाली चूंकि जो आपको एग्जाम की चीज़ है वही को टाइम कम है, ज़्यादा फिर करूँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। फिर गुरु का नाम याद रखिए, जो एग्जाम में पूछेगा मैं उसी को डिस्कस करूँ। जो गुरु का नाम ध्यान रखिए, प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम वैशाली के थे। द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्र कारामपुत्र राजगिरी के थे। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, 6 साल तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। स्थल का नाम बोध गया, जगह का नाम था, नदी का नाम निरंजना, और पीपल वृक्ष। साल पीपल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्ध ने 5 शिष्य को उपदेश दिए पहली बार सारनाथ में। शीर्षक था आचरण की शुद्धता, पहली बार जब दिए पाली भाषा में दिए। 5 शिष्य का नाम कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अग्गासी, ये प्रथम 5 शिष्य थे। अब इन 5 शिष्य को कहा कि तुम भी जो है ना जाके इस धर्म का प्रचार करो। उपदेश कहाँ कहाँ दिए, देखिए पहली बार सारनाथ दिए, सारनाथ के बाद कहाँ आए, वाराणसी आए। वाराणसी में क्या किए, संघ की स्थापना किए। वाराणसी के बाद मगध राजगीर गए, ठीक ना। इस समय बिंबिसार वहाँ का राजा था, बिलवन बिहार दान दिया बिंबिसार ने। इसके बाद अपने घर कपिल वस्तु गए, इस समय उनका भाई नंदी जो है ना राज्याभिषेक हो रहा था उस समय। कपिल वस्तु में नंदी, महाप्रजापति, गौतम और जीवक को उपदेश दिए थे, ठीक ना। फिर वैशाली गए, यहाँ पर शिष्य आनंद मिले इनको। महिलाओं को संघ में प्रवेश करने के लिए पहली बार गौतम ने ही इनको कहा था। आम्रपाली यहाँ थी क्या कहते हैं वैशाली की, इनको भी शिष्या बनाई। फिर गए कौशाम्बी, ठीक ना। फिर कहाँ गए, श्रावस्ती, कौशल। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक ना। उंगली माल डाकू यहीं के थे, और यहाँ थे प्रसेनजित राजा, इन्होंने पूर्वाराम बिहार महात्मा बुद्ध को समर्पित किया था। तो ध्यान रखिएगा क्रम इनका, सारनाथ से निकले, सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सारनाथ, दैन वाराणसी, दैन मगध, दैन कपिल वस्तु, फिर वैशाली, फिर कौशाम्बी, फिर श्रावस्ती। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा कि महात्मा बुद्ध के जीवन के जुड़े जगह का कौन सा था। एक जगह जैसे तक्षशिला तो कभी गए ही नहीं थे। तो ये से थोड़ा सा ना एग्जाम हॉल में इस सब माइंड को थोड़ा चलाना पड़ेगा, ठीक ना। अब इनकी जहाँ तक मृत्यु की बात है, देखिए पावापुरी पावापुरी गए, वहाँ चुंद नाम के एक लोगों से शुक्रा माधव खिलाया, मतलब इसको कहा जाए शुगर का मांस खिलाया, ऐसा किताब से मिलता है। कुशीनगर गए फिर अंतिम 8वां, ठीक ना। अंतिम उपदेश दिए सुभद्र को, अंतिम उपदेश किसको दिए थे, सुभद्र को। यहीं पर मृत्यु हुई, महापरिणाम 483 बीसी में। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो मीटिंग या सम्मेलन परिषद हुआ, पहला हुआ 483 बीसी में राजगिरी में। अजातशत्रु
के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष थे। यहाँ पे क्या हुआ, 2 किताब लिखा गया, विनय पिटक उपालिन लिखा और सुत्त पिटक आनंद लिखा। ओके। दूसरा हुआ 383 ईस्वी में 100 साल बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सर्वकामी यहाँ का अध्यक्ष थे। बौद्ध संघ 2 भाग में यहाँ बट गया, एक को कहा गया अस्थाविर, एक को कहा गया महासंघिक। अस्थाविर जो कि रूढ़िवादी थे, जो कि महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहते थे, जैसे कि इसमें मेन थे महाकाव्य अनेक, ठीक ना, जो इसमें। और एक महासांघिक, ये समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन चाहता था, प्रगतिशील बनना चाहता था, इसमें थे महाकश्यप, इसके मेन नेतृत्व करता थे। तीसरा हुआ 551 BC में पटना अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस अभिधम पिटक यही लिखा गया, तीसरे में ध्यान रखेगा। चतुर्थ जो है आपका कहाँ हो रहा है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष थे। यहाँ पे हीन और महायान में बट गया ये बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, कहीं कहीं किताब में 5वीं भी बौद्ध संगति का नाम मिलता है, जैसे कि आप भारतीय भवन का बुक पढ़िएगा और कई बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे 5वीं हुआ कन्नौज में हर्षवर्धन के समय, इसमें ह्वेनसांग इसके अध्यक्ष थे। तो ये याद रखिएगा एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। बाकी ये सब रेफरेंस मैंने नहीं दिया है। अब देखिए हीनयान और महायान जो धर्म बटा, मतलब अंतिम कुंडलवन में जम्मू कश्मीर, देखिए इसमें क्या था कि 2 यहाँ पे अंतर पूछा। देखिए हीनयान क्या थे, ये निम्न मार्गी थे, ठीक ना। सिद्धांत क्या था, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहते, जो महात्मा बुद्ध बता गए तो उसी रास्ते चलना चाहते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कौशाम्बी इसका केंद्र था, पाली भाषा बोलते थे और व्यक्तिगत निर्माण की बात करते थे। महायान उत्कृष्ट मार्गी थे, लोग प्रगतिशील अथवा परिवर्तन चाहते थे, समय के अनुसार अपने धर्म में जो कुछ चीज़ें उसमें जोड़ा जाए। मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, मथुरा इनका केंद्र था, संस्कृत इनका भाषा था और सभी के लिए निर्माण की बात करते थे। और बोधिसत्व की कॉन्सेप्ट जो है आपका महायान से ही जुड़ा है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट किस शाखा से, महायान शाखा से। अब वज्रयान शाखा का एक विकास हुआ लगभग 8वीं शताब्दी में। इसमें क्या बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। महायान धर्म वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान के रूप में ही विख्यात, मतलब कि चूँकि महायान भी कई तरह के परिवर्तन चाहते, इसी परिवर्तन क्रम में इसमें जो ना वज्रयान घुस गया और तांत्रिक प्रभाव इसमें आ गया। ब्राह्मण धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी अब कर्मकांडी हो गया। वज्रयान शाखा ने बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की। वज्रयान शाखा का विस्तार क्षेत्र बंगाल, बिहार, हम पाल शासकों के समय में आपका ये वज्रयान वंश शाखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म का पतन, क्योंकि इतना बुराइयाँ आ गया कि अब क्या कहा जाए, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा पतन की ओर हो गया। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारा विश्वविद्यालय महाविहार है। देखिए नालंदा बड़गांव बिहार में है, संस्थापक कुमार गुप्त वंश के शासनकाल में महायान का शिक्षा देता है। ये वल्लभी भावनगर गुजरात में है, भट्टारक संस्थापक थे, वंश मैत्रिक हीनयान से संबंधित है। ये अदंतपुरी बिहार में है, गोपाल संस्थापक है, पाल वंश के शासक हैं। महायान शाखा से ये महाविहार जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला अचिंतक गांव बिहार में है, ठीक ना, भागलपुर का हर गांव बोल सकते हैं। धर्मपाल संस्थापक थे, पाल वंश के थे। ये वज्रयान शाखा से महाविहार संबंधित है। जगदलपुर बीपीएससी पूछ चुका है, राजशाही ये बांग्लादेश में है, रामपाल स्थापना के हैं, पाल वंश के और तंतियान से संबंधित है। बाकी सोमपुरी बांग्लादेश में, बस इतना ध्यान रखें। बाकी किसने बनाए एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन पाल शासक ने बनाया ये कन्फर्म है। 1911 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, ठीक है। 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना हुई है। बिहार सरकार इसमें पाली भाषा और बौद्ध धर्म के रिसर्च का काम किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका 1951 में। अब बौद्ध धर्म कुछ विद्वान का नाम याद रखिए, वसुमित्र महाविभाग सूत्र लिखा है इन्होंने, मतलब बौद्ध धर्म का ये विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष बुद्ध चरित्रम लिखे हैं, ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहलाता है, ठीक ना। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे, माध्यमिक कारिका लिखे उन्होंने और इसी में इन्होंने सापेक्षता या शून्यता का सिद्धांत भी दिया है। ह्वेनसान ने नागार्जुन को संसार का 4 मार्ग शक्तियों में से एक कहा। किसने? ह्वेनसान ने किसको? नागार्जुन को। अब बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ हैं। 80 फीट की प्रतिमा स्थान कहाँ है? बोध गया में। निर्माण किसने करा है? जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पूजा होने वाले मानव बुद्ध ही थे जो विरोध करके गए थे। मूर्ति पूजा की प्रथा जो बौद्ध धर्म ने ही शुरू किया। प्रमुख स्तूप जो इनका बुद्ध से संबंधित है, शांति स्तूप राजगीर में है बिहार में, सांची मध्य प्रदेश में, महाबोधि बोधगया में है, धमेघ स्तूप सारनाथ में है, रामाभार कुशीनगर में है, शांति स्तूप लेह उड़ीसा में है,
लेह और उड़ीसा दोनों में है, ठीक ना। फिर देन जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में, वावीकोंडा आंध्र प्रदेश में, डोर कोठार मध्य प्रदेश में, सालूगढ़ा पश्चिम बंगाल में। इसे स्तूप है जगह जगह, बहुत आपको कम देखने को सब मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इनके जीवन का कुछ प्रतीक चिन्ह है। देखिए घटना गर्भ हाथी से जुड़ा हुआ है, जन्म कमल से, यौवन सांप से, तिगृत या घोड़ा से, ज्ञान पीपल से, धर्मचक्र चक्र से, निर्माण पद चिन्ह से, मृत्यु स्तूप से। त्रिरत्न है इनका बुद्ध धम्म संघ, बीपीएससी पूछ चुका है। 8 मार्ग दिए थे, अष्टांगिक मार्ग कहलाया गया। सम्यक दृष्टि, वाक, संकल्प, कर्म, व्यायाम, आजीव स्मृति और समाधि, ये सब इनका अष्टांगिक मार्ग के कॉन्सेप्ट है। लाइट ऑफ एशिया नाम का किताब किसने लिखा है? एडविन अर्लॉन्ड ने, इन्हीं से संबंधित है, ठीक ना। तो ये हो गया जो फैक्ट था, जो एग्जाम में पूछेगा उसी चीज़ को मैं डिस्कस किया, बाकी इसको आप 1-2 बार वीडियो देख सकते हैं। अब ये महाजनपद के उदय में सबसे पहला देखिए 600 BC के आसपास बाद जो है ना 16 महाजनपद का उदय हुआ। इसका साक्ष्य अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें वज्जी और मल्ल गणतात्मक था, जहाँ पे जनता या कह सकते हैं जनता के द्वारा जो है शासक चुने जाते थे, और 14 जो था राजतंत्रात्मक था, जहाँ राजा का शासन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया आपको मैं, ठीक ना। आइए अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा, वर्तमान भागलपुर मुंगेर में। मगध शासक बिंबिसार ने अंग शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपने मिला लिया। दूसरा मगध पाटलिपुत्र या कुसुमपुर और राजगीर, ठीक ना। इस पटना गया शाहाबाद का आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। काशी वाराणसी में था, यूपी में। अजातशत्रु ने मगध में इसको क्या कर लिया था? मिला लिया था। नेक्स्ट चलते हैं वत्स, इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी, इलाहाबाद, यमुना नदी किनारे है। प्रसिद्ध राजा उदयन था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कौशल 2 राजधानी था, सरयू नदी किनारे था ये। उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल साकेत या अयोध्या। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या अवध के प्रदेश में वर्तमान में इसको मान सकते हैं। प्रसेनजीत यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु ने मगध को अपने में मिला लिया था। शूरसेन की राजधानी मथुरा, यमुना नदी किनारे। यहाँ का राजा अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन था। समकालीन क्वेश्चन पूछता है। पंचाल की 2 राजधानी थी, गंगा नदी किनारे है। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। अहिछत्रा पूर्वी पंजाब की राजधानी थी, और दक्षिणी का था काम्पिल, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसको हम देख सकते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी था, वर्तमान के दिल्ली क्षेत्र के आसपास था ये। मत्स्य मोस्ट इंपोर्टेंट बैराट या विराट नगर की राजधानी थी, वर्तमान के राजस्थान भरतपुर जयपुर में इसका विस्तार हम देख सकते हैं। चेदी शक्तिमती यमुना नदी के किनारे, वर्तमान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों में है। अवंती 2 राजधानी था, उत्तरी अवंती 2 राज था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी का राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी का महासमती, ठीक ना। अवंती का प्रसिद्ध राजा चंड बुद्ध का समकालीन था, शिशुनाग ने इसको जीत लिया था। गंधार तक्षशिला राजधानी था, वर्तमान पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में था, और ये उत्तर पश्चिम का जो है एकमात्र हम कह सकते हैं, ठीक ना। एक और था कंबोज हाटक या राजपुर, वर्तमान के उत्तरी कश्मीर में है ये कंबोज। हाटक या राजपुर की राजधानी था। असमक पोटली गोदावरी नदी के तट पर एकमात्र दक्षिण का राज्य है। बज्जी गणतात्मक व्यवस्था, इसमें 8 गणराज्य का समूह हुआ करता था बज्जी गणराज्य में, ठीक ना। गंगा के उत्तर में था मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। ओके, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे इस इलाके में ध्यान लोकेशन ध्यान रखिए। ये मगध के उत्तर में था। 8 गणराज्य की हमें सूची आपको दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। लिच्छवी वैशाली, ठीक ना। यहाँ आम्रपाली नर्तकी थी। तिछला चेटक महावीर की माँ यहीं की थी। ज्ञात्रिक महावीर के पिता सिद्धार्थ इसी वंश से थे। उग्र भोग इक्वाछु कौरव विदेह वज्जी, ये मेनली वज्जी वैशाली जिसको वैशाट भी बोलते हैं, ठीक है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डालकर मगध में इसको अपने क्या कर लिया था? मिला लिया था। नेक्स्ट चलते मल्ल, यह भी गणतंत्र था, इसका विस्तार वज्जी के पश्चिम में था, ठीक ना। वर्तमान गोरखपुर यूपी कह सकते हैं। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर महात्मा बुद्ध का निर्माण यही हुआ है। पावापुर का हुआ है, महावीर जैन का हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए मगध साम्राज्य देखिए। उपरोक्त 6 महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल था। इसका वजह क्या था? मगध के भौगोलिक एरिया, यहाँ पे गंगा नदी था, राजगीर पहाड़ी था, प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी, यहाँ पे और कोई हमला करने से डरता था। आर्थिक रिसोर्स था, लोहा था, अच्छा जमीन उर्वरक था, मिट्टी की व्यवस्था थी, वन था, और वनों में पाए जाने वाला हाथी जो कि युद्ध में यूज होता था। मजबूत सेना थी, और सबसे बड़ा बात यहाँ के राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और एक महत्वाकांक्षी शासक थे। पहला वंश का नाम है हर्यक वंश, पहला शासक है बिंबिसार हर्यक का। 14 साल की उम्र में राजा बन गया। सैनिया या सैनिक कहा जाता है। मगध के विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध बनाया किससे? मद्र की राजकुमारी क्षेमा से। कौशल नरेश कौशल देव की बेटी प्रसन्नजीत की बहन थी ये। लिच्छवी
से, ठीक है। मित्रता की नीति, अवंती और गंधार के शासक, मतलब साम्राज्य विस्तार करना था, इसलिए यहाँ के राजा प्रदोत जब पांडु रोग पीलिया से ग्रसित था तो बिंबिसार ने वैद्य जीवक को भेजा था। सैन्य अभियान से अंग में इसको बाद में मिला लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते अजातशत्रु, प्रथम राजगिरी को किलेबंदी इसने किया था। कौशल को पहले युद्ध विवाह से मिलाया, पहले युद्ध किया विवाह किया, पर फैनजित की बेटी वजीरा से विवाह कर लिया, ठीक ना। वैशाली को जीता इसने वैशाली को क्यों जीता? क्योंकि फूट करवाया किससे? मंत्री व साकार के सहयोग से। यह 16 साल युद्ध चला। महाशिला कंटक व रथ मूसल हथियार का प्रयोग पहली बार यहीं पे हुआ। अवंती को भी जीता, वहाँ का राजा कौन था? प्रदोत। मतलब ये बिंबिसार अजातशत्रु था ज़्यादा ही एग्रेसिव किस्म का राजा था उस समय। उदाईन राजगिरी से पटना क्या ले गया? राजधानी। इंपॉर्टेंट बात हो गया। आइए शिशुनाग वंश, नंदवंश, उसका शिशुनाग बात उसमें इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, नंद वंश में एक है महापद्म नंद, इसमें एक शासक जो है, इसका नाम, इसको कहा जाता है सर्व क्षत्रांतक, मतलब सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा जाता है, ठीक ना। और घनानंद, इसी समय सिकंदर का आगमन हुआ और चाणक्य इसके दरबार में आए थे। अगला आता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का पहला शासक, 6 लाख सेना थे ऐसा कहा जाता है। मगध पर अधिकार घनानंद को हराकर किया, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सेलुकस निकोटर से मित्रता हुआ इनका। इनको मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि नंद वंश को समाप्त किया और यूनानियों को हराया। जैन धर्म को मानने वाले थे उसमें दिगंबर को, ठीक ना। मृत्यु कहाँ हुआ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ, ध्यान रखिएगा। सेंड्रोकोटस भी इनको कहा जाता है, ऐसा किसने कहा है? जस्टिन ने, जस्टिन के इतिहासकार है, ठीक। इसका आया बिंदुसार को अमित्रघात या सिंहसैन या भद्रसार भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। डायमेकर फिरिया से आया था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अशोक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलिंग विजय से पहले अशोक को चंडाकोश कहा जाता था, ठीक ना, परंतु कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया, अब उसको धर्माशोक कहा जाने लगा। कलिंग विजय डेट याद रखिएगा, 661 660 BC के में 8वें वर्ष में किया। 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया गया है। अब आते हैं मौर्य वंश का कुछ प्रशासन के दृष्टिकोण से। मौर्य प्रांत को चक्र कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट जिला को विषय, एक विषय में 800 ग्राम होते थे, ठीक ना, ध्यान। फिर इसके बाद द्रोणमुख होता था, फिर खर्वटिक, फिर संग्रहक, अंतिम में गौ या गोप होता था। ये हायरची है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 कंपोनेंट होने चाहिए, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। इसमें से एक कौन है? बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछ चुका है। राज चलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन चाणक्य नहीं करवाया था। सबसे उच्च अधिकारी को आमत कहा जाता था। चतुरंगी सेना थी, पैदल भी, हाथी भी, घोड़ा भी, रथ भी, और यहाँ नौसेना भी थे। नौसेना संचालन के लिए बाकायदा 30 मेंबर था, 6 समिति था, हर एक में 5 मेंबर होते थे। इंपॉर्टेंट है, न्यू एनफैटिक डेटा है। नगर प्रशासन हेतु 6x5 समिति यहाँ भी था, अलग अलग प्रशासन जाने। न्यायालय में देखिए, धर्म स्थल या दीवानी न्यायालय था जहाँ की टैक्स उसका मामला सॉल्व होता था, और कंटक फोधर मतलब यहाँ मारपीट का मामला होता था। राजुक यहाँ के एक न्यायिक अधिकारी होता था। प्रमुख टैक्स, सीता टैक्स राजकीय भूमि से आय पर लगता था, ठीक ना। प्रवेश, आयात पर 20% टैक्स होता था। ये प्रणय आपातकालीन कर था। बलि राजस्व कर था। हिरण्यक नगद के रूप में लिया गया कर था। और बिष्टि निःशुल्क श्रम और बेगार था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिष्टि क्या था? निःशुल्क श्रम और बेगार को क्या कहते थे? बिष्टि कहते थे। आइए अब सातवाहन बस, राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान था इसका, गोदावरी नदी के किनारे। 2 साहित्यकार का नाम याद रखिएगा। हाल किताब का नाम है कथा सप्तशती और एक है गुणांड बृहदगता, ये दोनों बीपीएससी को हमने पूछ चुका है। सीसा का सिक्का सर्वाधिक जारी किया। भूमिदान की प्रथा यही शुरू हुआ। नाना घाट अभिलेख में इसका ऐसा साक्ष्य मिलता है। 7 स्थापत्य कला में क्या क्या काम किया सातवाहन शासकों ने? कार्ले का चैत्य बनाया, अजंता एलोरा गुफा बनाया और अमरावती कला का विकास किया। अगला है हिंद यूनानी। देखिए प्रसिद्ध शासक इसका था मिनांडर, ठीक ना। मिनांडर ने नागफेन से बहुत शिक्षा ली। मिलिंदपनो है मिनांडर का प्रश्न और नागफेन का उत्तर है। हिंद यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इसने जारी किया था। हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब कि भारतीय मूर्तिकला पर यूनान का प्रभाव जो पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कुषाण वंश। प्रसिद्ध शासक का नाम कनिष्क है। यहाँ पे 78 AD में शासक बना। शक संवत इसी से चला था, ठीक ना। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए, बहुत प्योर। कनिष्क का राजवैद्य चरक था, उसने चरक संहिता लिखा है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष ऐसे महान विद्वान थे, ठीक ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। अगला ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। गुप्त काल में देखिए साहित्यिक स्रोत की जहाँ तक बात है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम नाम नाटक लिखा है। वात्स्यायन कामसूत्र लिखे हैं। शूद्रक
मृच्छ कटिकम, मिट्टी का खिलौना लिखे हैं। कालिदास जी ने ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, मालवी, काग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। फाहियान के किताब का नाम है फो क्यो की, रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। ह्वेन सांग के किताब का नाम है सू यू की, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इत्सिंग की किताब का नाम है काउ फा काउ सांग। ये सब मैचिंग आ गया तो ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया, ये महाधिराज का उपाधि लिया, गुप्त संवत 319 और 20 में जलाया, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त 45 साल शासन किए, ये विसेंट स्मिथ नेपोलियन ने कहा है, इसने नेपोलियन इसको कहा है, ठीक ना। परक्रामक की उपाधि हुआ, विष्णु के उपासक थे, सिक्के पर बिना बजाते हुए इनको दिखाया गया। 2 जगह सैन्य अभियान देख सकते हैं, उत्तर भारत में 9 शासक को हराया और दक्षिण में 12 को हराया। इनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति महर्षि सेन ने किया है। नेक्स्ट शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उपाधि का नाम क्या है? विक्रमादित्य। ओके, साकिर या शक पर विजय करने के उपरांत लिया ये। वैवाहिक संबंध कहाँ? नाग राजकुमारी कुबेर नाग से। प्रभावती का जन्म इसी से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था प्रभावती का, ठीक। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कालिदास महाकवि थे, धन्वंतरि चिकित्सक थे, वरामिहिर खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने ये 2 किताब लिखा है, ध्यान रखिएगा। शंकु वास्तुकार थे, छप्पनक ज्योतिषी थे, वर रुचि व्याकरण के बहुत ही ज्ञाता थे, बेताल भट्ट जादूगर थे, घटक पर राजनीतिज्ञ थे और अमर सिंह कोषागार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचिंग आएगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, फाहियान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ओके, ये ध्यान रखिएगा। चीन से चला, गोभी मरुस्थल होते हुए पामीर, गंधार, पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती और पटना आया। ये फैक्ट याद रखिएगा, रास्ते से आया, स्थल मार्ग से, ठीक ना। स्थल मार्ग से आया लेकिन गया जल मार्ग से। पटना में 3 साल रहा। पटना में एक अस्पताल का वर्णन करता है। फाहियान अपने विवरण में गुप्त राजा का किसी का भी वर्णन नहीं करता है, एमपी का वर्णन करता है, मध्य प्रदेश का। मगध के लोगों का विचारवान बताया है। और फाहियान राजगीर, नालंदा, गया, वैशाली भी गया था घूमने के पर्पज से। अगला कुमारगुप्त शासक, नालंदा महाविहार बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट। महेंद्रदित्य का उपाधि लिया है। सर्वाधिक गुप्त अभिलेख इसी शासनकाल का है। स्कंदगुप्त, साकरादित्य का उपाधि इसने लिया है। हुनों पर पहला आक्रमण हुआ इसी समय, हुनों का पहला आक्रमण हुआ इसी समय, इसको हराया भी, ठीक है। हुन फारस से खैतान तक शासन किया था पहले, राजधानी का नाम था बामियान अफगान में। तोमार, तन और मिरी कुल इसके प्रसिद्ध शासक थे हुन के। अब आते हैं गुप्त कालीन प्रशासन के बारे में। देखिए, केंद्रीय प्रशासन देखा जाए ना, दंडनायक और महादंडनायक थे, न्यायाधीश कहलाते थे। महाबलाधिकृत सैनिक अधिकारी कहलाते थे। संधि विग्रह विदेश मंत्री थे। अग्रहारी दानिया विभाग के थे। ध्रुवाधिकरण टैक्स वसूलने वाला। दंडापाशिक पुलिस विभाग का प्रधान। विनय स्थापिक शांति स्थापना का प्रधान। आहा अक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। कुमारादित्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हरिसेन एक ही साथ कुमारादित्य, संधि विग्रह और महादंडनायक भी का काम करता था। भूमिकर को भांग, भोग, उदंग्र, उपकरी और हिरण्य कहते थे। आइए प्रांतीय प्रशासन में कुछ देखते हैं। प्रांत को भुक्ति या उपरी कहते थे। जिला को विषय, प्रखंड को विथि। विथि से छोटी इकाई पैठ कहलाती थी। सबसे छोटी इकाई थी गांव की महत्तर, कुटुंबी और तलवारक। नगर प्रशासक को पुरपाल या द्रांगिक कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश में एक बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम था, जहाँ पे राजा का बहुत कंट्रोल। आगे समय के साथ हमारे यहाँ भूमिदान हो गया, राजा का पावर कम हो गया, ठीक है। गुप्त काल में सामंत की संख्या वृद्धि होने के कारण विकेंद्रीकरण व्यवस्था हुई और अर्थात राजा की शक्ति क्या होगी? कम हो गई। अब पावर कहीं ना कहीं जमींदार या इन तरह के लोगों के पास चला गया। अब आइए गुप्त काल की अगर सामाजिक स्थिति हम देखें तो स्त्रियों की दशा में लगातार गिरावट आई, परंतु याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति का अधिकार दिखाया गया, याज्ञवल्क्य स्मृति में। अब कुंठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा हेतु किया गया है। सती प्रथा का उल्लेख अरण्य अभिलेख में है। गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद पत्नी ने सती धर्म मनाया। गोपराज नामक सेनापति मर गया था, उनकी पत्नी ने दिया था, ऐसा साक्ष्य वहाँ पे अरण्य अभिलेख में लिखा है। 510 ईडी का यह अभिलेख है। अगर यहाँ के आर्थिक व्यवस्था देखें तो गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए और इसको दिनार कहा जाता था। मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको अग्रहार भूमि कहते थे। भूमि के प्रकार, खेत योग क्षेत्र कहा गया, वास्तु को निवास योग, खील को कृषि योग नहीं, और अपढ़त जंगली भूमि कहा गया। बीपीएससी यही पूछा था, अपढ़त कौन सी भूमि? जंगली भूमि को। बेगार को बिष्टी कहा जाता था। बाकी इसमें भारत में मंदिर बनाना शुरू इसी समय हुआ। देवता कौन थे? त्रिदेव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। विष्णु शर्मा
पंचतंत्र लिखे हैं। आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत दिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता था, पहली बार इन्होंने ही बताया है, आर्यभट्ट जी ने। ब्रह्मगुप्त इस युग के वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिसने कहा था सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती क्योंकि आकर्षण शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रह्मगुप्त। पुराण की रचना गुप्त काल में हुई। ताम्रलिप्ति बंगाल को, भचौर गुजरात को, ये प्रमुख बंदरगाह था इस समय, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के बाद अगर हम आते हैं तो जो राजवंश इस समय हुआ तो क्या हुआ, उत्तर भारत में कई राजवंश कायम हुआ, जैसे कि मैत्रक, ये वल्लभी गुजरात के आसपास। प्रमुख शासक इसके भट्टारक, धरनेर, धुरसेन प्रथम थे। मौखरी राजवंश था कन्नौज में, हरिवर्मा और ईशान वर्मा। पुष्यभीति थानेश्वर में, पुष्यभीति, प्रभाकर और राजवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। परवर्ती गुप्त मुगल मगध में हुए। महासेन गुप्त और देवगुप्त इसके शासक थे प्रमुख। चंद्र या गौरी बंगाल, शशांक इसके शासक था। तो कहने मतलब ये इस बार क्वेश्चन ने यूपीएससी पूछा कि गुप्त काल के बाद कौन से वंश अस्तित्व में था। सबका ये ऑप्शन था, ये था, एक दो बहुत बाद वाला था। तो ऐसे आपको छांटने में काम आएगा। देख लीजिए कितने राजवंश गुप्त काल के बाद कहाँ कहाँ था और कौन कौन शासक था, मेन इंपॉर्टेंट। अब मगध के उत्तर जो गुप्त शासक हुआ उसमें से गुप्त के लोग सामंत ही थे। संस्थापक का नाम था कृष्णगुप्त। ये सब मगध बिहार के आसपास ही था। दो अभिलेख मिलता है नवादा के निकट अवसरगढ़ अभिलेख, ठीक ना। इसमें 8 राजा की सूची दिया गया। एक आरा के निकट मिलता है देववर्नाक अभिलेख, इसमें 3 राजा की सूची मिलता है इस वंश के। हर्षवर्धन ने यहाँ के शासक माधव गुप्त के समय अपने साम्राज्य मिला लिया और जीवंत गुप्त जो है ना मगध के उत्तर गुप्त शासक का अंतिम शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि इसमें सिंपल यही है कि परवर्ती गुप्त इसको कहा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। हर्षवर्धन, वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। साहित्यिक स्रोत वानभट्ट के हर्षचरित, कादम्बरी, पार्थिपरिणय लिखा गया है, ठीक ना। वानभट्ट ने हर्षचरित लिखा और ये कादम्बरी और पार्वती 3 किताब लिखा है, ठीक ना। ह्वेनसांग इसके शासनकाल में आया, सुयुकी नाम का किताब लिखा। ह्वेनसांग की जीवनी हुइली नाम के आदमी लिखा, हुइली नाम के एक आदमी ने लिखा है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखा है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हर्ष के समय 2 अभिलेख मधुवन और बासखेड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। रवि कीर्ति द्वारा रचित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है रवि कीर्ति के शासनकाल में, ठीक ना। रवि कीर्ति वहाँ के कवि थे। उत्तरी भारत का स्वामी अर्थात तक्षशिला से श्रावस्ती तक जीतने के हर्षवर्धन ने शकलोत्रापथनाथ की उपाधि लिया था। तक्षशिला से कहाँ जीता था, श्रावस्ती तक। हर्ष के दौरान 2 बार चीनी राजदूत आया था। प्रशासन देखिए, प्रांत को भुक्ति, जिला को विषय, प्रखंड को पथक। पथक अनेक गांव बटा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हर्षवर्धन अपने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर एक प्रयाग में, ध्यान, इलाहाबाद। हर्षवर्धन को फिलादित्य भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ह्वेनसांग के अनुसार 337 AD में जो है ना ये दौरा कहाँ किया, तो ह्वेनसांग नालंदा का किया था। 637 AD में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 8500 विद्यार्थी, 1510 शिक्षक थे। ह्वेनसांग 6 वर्ष तक आचार्य शीलभद्र से शिक्षा ग्रहण किए थे, ठीक ना। पुस्तकालय 9 मंजिला था, ऐसा ये वर्णन कर रहा है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग के समय चीन में तांग शासक का शासनकाल था, ठीक ना। इसमें मथुरा जो सूती वस्त्र के लिए फेमस था, वाराणसी रेशम के लिए। नेक्स्ट अब साउथ में कुछ चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश के 3 भाग में था, बपाती, वेंगी, कल्याणी। बपाती के संस्थापक जयसिंह, राजधानी बतापी, बीजापुर, कर्नाटक में। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। एहोल अभिलेख इन्हीं का है कि किन्होंने निर्माण किया, रवि कीर्ति ने, ठीक। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि लिया था और दक्षिणापथेश्वर का भी उपाधि लिया था। इसको पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 642 AD में हराकर बपाती कौंड की उपाधि लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अजंता गुफा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान फारस के राजदूत को स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसी समय इसका भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी में राज स्थापित कर लिया। मेगुती मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया है। अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय राष्ट्रकूट ने इसको हराया था, ठीक ना। वेंगी
राजधानी पिष्टपुर, बेंगी या राजसमुद्री था आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो बेंगी का राजधानी बिष्टपुर भी, बेंगी भी, राजसमुद्री तीनों रहा था। और ये कहाँ भी, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में इसको कह सकते हैं। कल्याणी का संस्थापक तैलप सेकेंड, ठीक ना, इसने राष्ट्रकूट शासक कर को हराकर इसकी स्थापना किया था। और वर्तमान किसको हम कर्नाटक में देख सकते हैं। इसमें विक्रमादित्य 6 प्रतापी राजा था। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। चालुक्य विक्रम संवत इसने चलाया था 1076 ईस्वी में। राजकवि विल्हन दरबारी कवि था। इसने क्या लिखा, विक्रमांक देव चरित्र। मितारक्षा टीका याज्ञवल स्मृति की व्याख्या है। इसके एक अन्य दरबारी विज्ञानेश्वर ने लिखा, ये एग्जाम में पूछ चुका है। मितारक्षा टीका किसने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक ना, अब राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट का स्थापना बतापी चालुक्य के अवशेष पर ही हुआ तथा समाप्त भी इसको कल्याणी चालुक्य ने किया था। ठीक ना, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम आपको यहाँ जो चीज़ें बताया कि चालुक्य जो है दक्षिण भारत में 535 से लेके 1200 ईस्वी में 3 भाग में बटा हुआ था, बतापी, बेंगी और कल्याणी। तो इसी से ये चालुक्य जो है राष्ट्रकूट जो है, इसकी स्थापना इसके ख़त्म होने के बाद हुआ। इसको ख़त्म किसने किया, कल्याणी के चालुक्य ने। राजधानी कहाँ था, मान्यखेत कर्नाटक में है। संस्थापक दंती दुर्ग। प्रथम कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया, इसी का राजा है। ध्रुव ने त्रिपक्षीय लड़ाई में भाग लिया। वात्सराज व धर्मराज को हराया। मतलब ध्रुव पहला शासक था राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय लड़ाई में भाग लिया। त्रिपक्षीय लड़ाई में जो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट भाग लिया था। कन्नौज को लेकर लड़ाई हुआ था। अमोघ वर्ष प्रथम, इसका एक फेमस राजा था, जैन धर्म को मानने वाला। इसने स्वयं को कन्नड़ भाषा में रवि कविराज मार्ग लिखा है। क्या लिखा है। और इंडिया का हमको लगता है कि ऐसा एकमात्र शासक है, अभी तक तो इसको और दूसरा आप नहीं पढ़े हैं, कि जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन को समाप्त किया। मतलब कि जल समाधि लेकर जीवन को समाप्त करने वाला शासक है इतिहास में ये। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी जो है ना अलमसूदी यहाँ पे आया था, अलमसूदी। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था, जिसी के दरबार में कन्नड़ कवि पौन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की क्या किया, रचना किया। अगला है एलोरा और एलिफेंटा, महाराष्ट्र में है। चित्र गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने ही कराया है। पल्लव वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्थापक सिंह विष्णु हैं। राजधानी कांची तमिलनाडु में था। वैष्णव धर्म को मानते थे। समय था सम्राट, याद रख सकते हैं। लेखक भारवी ने किरातार जीनियम लिखा, इसी के दरबार में थे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ना मित विलास प्रश्न स्वयं रचना की, किताब बीपीएससी के बार पूछ चुका है। अगला शासक इसका नरसिंह वर्मन प्रथम या महामल्ल बोलते थे। पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बापाती कौन की उपाधि लिया था। वैनसांग इसी के शासनकाल में कांची आया था 641 एडी में। नरसिंह वर्मन द्वितीय अरब आक्रमण इसी समय इंडिया में हुआ था, अरब आक्रमण। ठीक है ना, देखिए समय काल देखिए 695 से लेकर 720 तक शासक था ये। प्रमुख उपाधि राजा सिंह और आगम प्रिय का लिया। लेखक डंडी ने 10 कुमार चित्र लिखा था। अपराजित अंतिम शासक, इसको चोल शासक ने हराया था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रशासन जब देखिएगा इधर का तो मंडल को राज, फिर कोट्टम, फिर नाडु को जिला, अंतिम ग्राम था। ग्राम सभा को ऊर कहा जाता था। इस समय मंदिर निर्माण शैली की 4 शैली अगर आप देख सकते हैं। महेंद्र वर्मन ने महेंद्र वर्मन तरह का मंदिर बनवाया। मामल नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर महाबलीपुरम में बनाया। कुल 8 मंदिर है रथ मंदिर में। एक को कहा गया सप्त पेगोड़ा और उसमें एक है द्रौपदी रथ। 7 मंदिरों में एक सप्त पेगोड़ा है और द्रौपदी रथ है मंदिर। ये कहाँ, महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन प्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट रथ मंदिर किसने बनवाया। राज सिंह के समय जो शासन थे इस समय राज सिंह शैली बोल सकते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम में कांची का कैलाश मंदिर बना। ठीक ना, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा था। शोर मंदिर महाबलीपुर में बना है। वैकुंठ पेलोम मंदिर भी बना, सब इसी शैली का। ये सब नरसिंह वर्मन द्वितीय निर्माण कराया। बाकी इसके समय उतना बड़ा कोई खास नहीं हुआ। तो ये हो गया द्रविड़ शैली का अंतर्गत शैली है। कैलाश मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला का मेनली विकास माना जाता है कि नहीं, ऐसा हुआ है। अब आते हैं चोल साम्राज्य। देखिए संगम युग के अनुसार प्राचीन समय में
चोल सबसे पुराना साम्राज्य था। मेगास्थनीज की इंडिका था। अशोक अभिलेख में भी इसका नाम मिलता है चोल के बारे में। 8वीं शताब्दी के बाद चोल का उत्कर्ष फिर से हुआ। देखिए चोल पहले भी था, संगम साहित्य में चोल चेर पांड्य था, तो वो तो खैर पढ़ा दूंगा बाद में कभी। देखिए अगला है विजयालय। इसके संस्थापक भी वैसे कोई पूछ चुका है। संस्थापक थे चोल वंश के विजयालय। राजधानी तंजावुर पर केसरी और नरकेसरी की उपाधि लिया। आदित्य प्रथम पल्लव को पूर्ण रूप में समाप्त किया तथा स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक ना, हाँ, लेकिन संस्थापक विजयालय ही ध्यान रखिएगा। परांतक प्रथम तक्कोलम का युद्ध होता है 449 में, इसी समय हुआ जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हरा दिया। इसी समय श्रीलंका ने चोल पर भी हमला किया था, श्रीलंका ने, ठीक ना, इसी समय श्रीलंका ने चोल पर भी क्या किया था, हमला किया था। नेक्स्ट चलते हैं। राजराज प्रथम श्रीलंका पर हमला किया पहली बार। मालदीव पर भी हमला किया। तंजौर में राजेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित है बनाया। राजेंद्र चोल या महेंद्र प्रथम ये 1014 से लेके 1044 तक राजा रहता है। पाल शासक महिपाल को हराकर गंगई कोंड चूलम को उपाधि लेता है। चिदम्बरम के निकट नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बनाता है और चोल गंगम नाम का एक तालाब भी बनाया। सब पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। जावा सुमित्रा मलय द्वीप श्रीलंका पर इन्होंने हमला किया था। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। इतना आक्रमण किया उसको चोल झील ही कहा जाने लगा। प्रशासन अगर चोल वंश का देखें तो मंडलम को राज कहते थे, वलनाडु या कोट्टम था, उसके बाद फिर नाडु जिला था, फिर कुर्रम गांव के समूह को उड़ गांव को कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ उड़ जो है ना सर्वसाधारण का संगठन था और सभा ब्राह्मणों की थी। इस समय मेरा ग्राम सभाएं थी, यहाँ 2 बाटों बटा हुआ था। सभा अपनी समितियों के माध्यम से काम करती थी जिसे वारियम कहते थे। अब इसमें भी कई समिति था, जैसे कि टोट्टा वारियम उद्यान समिति, एरिया वारियम तालाब समिति और पोन वारियम मुद्रा समिति विनिमय समिति था। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम और निम्न श्रेणी को सिरुदनम कहते थे। ये भी एनसीईआरटी का ओल्ड का न्यू का डेटा है। चोल का स्थानीय शासन सबसे प्रसिद्ध था, लोकल गवर्नमेंट, एग्जाम में से पूछ चुका है। इसका साक्ष्य उत्तर मेरुर अभिलेख में मिलता है। परांतक प्रथम जब शासनकाल था उसी समय भी लिखा गया है। पंप पोन रत्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं, 3 रत्न, एक कवि हैं, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। कंबन ओट्टकट्टन और पुल्लेंदु तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। और नटराज शिव की प्रतिमा चोल काल की है जो बहुत ही फेमस था। अभी G20 में चर्चा में रहा था क्योंकि इस प्रतिमा को वहाँ लगाया गया था भारत मंडपम में। नेक्स्ट चलते हैं। पाल वंश, इसका समय काल मोटा मोटी इतना है। पहले शासक गोपाल संस्थापक था, बौद्ध धर्म को मान रहा है, अदंतपुरी महाविहार का निर्माण कर रहा है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था इसके तरफ से पाल वंश। कन्नौज का राजा जो है ना बना था बाद में। फिर कन्नौज व पाटलिपुत्र के दरबार में इसने कन्नौज और पाटलिपुत्र में दरबार बुलाया था, मतलब कि सब लोगों को बुलाया था यहाँ पे। इसे ध्यान रखें, गुजराती कवि सोढल ने इसको उत्तरापद स्वामी का उपाधि दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था, उत्तरापद स्वामी किसे कहा है? धर्मपाल को। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसको परम सौगात की भी उपाधि दिया गया। परम सौगत मतलब बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होकर जो है इसको परम सौगत की उपाधि भी इसको दिया गया था। विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार की स्थापना ये करता है। बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति बनाई है। इसके दरबार में हरिभद्र नाम का एक विद्वान जो बौद्ध धर्म को मानता था वो रहता था। इंपॉर्टेंट हो गया ये। धर्मपाल पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। देवपाल ये जावा और सुमात्रा के शासक से दोस्ती किया था। तारानाथ के अनुसार यह बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक था, ऐसा कहा जाता है देव, क्योंकि इस समय तक जो बलियान शाखा जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उसमें काफ़ी कमियां आ गई थी, ऐसा इसको ध्यान रखिएगा। एक है धोसरावा अभिलेख बिहार से पता चलता है कि इसने इंद्रगुप्त को नालंदा महाविहार का प्रथम आचार्य नियुक्त किया था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल था, मतलब इस समय जो कि पुनर्गठन होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है प्रथम, मतलब इंद्रगुप्त को नालंदा महाविहार का प्रधान आचार्य बनाता है इस समय, ठीक ना। देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल था। फिर अगला राजा महिपाल बनता है। फिर एक नैपाल इसी में पाल वंश में शासक होता है। इस समय विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान अतिश थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेपाल के समय यहाँ का महाविहार विक्रमशिला का प्राचार्य कौन है?
आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान अतिश। इसी के समय शूद्रक नामक सामंत ने गया में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया था। रामपाल, ध्यान रखिए, रामावती नामक जगह पर नई राजधानी बनाया था इसने। अपने मित्र मथनदेव की मृत्यु होने पर मुंगेर में गंगा में अपना त्याग कर दिया था, ठीक ना। अंतिम शासक का नाम है गोविंदपाल, इसको गहरवाल वंश ने हराया। संध्या नंदी रामचरित किताब लिखा है, इनका कहना है कि जिसमें रामपाल नायक है। इस किताब में 13 सामंत का नाम है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सामंत तक कि राजा जब अपना अधिकार किसी बड़े बड़े जमींदार को या टैक्स का अधिकार उसमें देता था, जो जमीन से जुड़ा होता था पावरफुल आदमी, उसको सामंत प्रथा कहा गया, सामंतवादी कहा गया। अगला चलते हैं। द्रम नाम का एक सिक्का था जो धर्मपाल ने चलाया था। गोपाल के अतिरिक्त अन्य किसी का जो है ना चुनाव नहीं, मतलब कि गोपाल को चुन के शासक बनाया, तो बाकी सब ऐसे ही बन गए। बाकी इसका देखिए साम्राज्य, पहले भुक्ति था, फिर विषय, फिर विधि, फिर मंडल, अंतिम में गांव में बटा हुआ था। कोटवाल दुर्ग की रक्षा करते थे, अधिकारी है। पाल वंश के प्रमुख विद्वान संध्याकर नंदी ने रामपाल की जीवनी रामचरित लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चक्रपाणिदत्त ने चिकित्सा संग्रह या आयुर्वेदिक दीपिका लिखा है। जिमुत वाहन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसने दाय भाग, व्यवहार मृतिका और काल विवेक लिखा है। लोक साहित्य में बौद्ध जो है ना चर्यापदों की रचना इसी समय हुआ है। कमलशील, राहुल भद्र, दीपंकर फिंगर इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े विद्वान थे। और वज्रदत्त लोकेश्वर शतक नाम का एक किताब लिखा था। ये कुछ इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। गया का विष्णुपद मंदिर पाल वंश ने बनाया है। धीमन बिठवाल प्रमुख मूर्तिकार थे इस काल के। असहिष्णु का प्रज्ञा पारमिता और पंच रक्ष पांडुलिपि इस समय का चित्रकला है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और वज्रयान शाखा का अधिकतर विकास इसी काल में दिखाई अपनों पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो भी एंशियंट था, मैं कोशिश किया लगभग 1-1.5 घंटे में ख़त्म करने का। आप इसको वीडियो देखें, एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करने की वजह से टाइम की कमी है, बाकी सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो होगा वीडियो मेडिवल हिस्ट्री होगा, जहां पे 712 ईस्वी से लेके 1857 तक को मैं इसमें कवर कर दूंगा। वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, टाइम 5 दिन रिवाइज करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।